शुरू करते हैं आज मॉक टेस्ट यूपीएसआई के लिए। तो जो पहला क्वेश्चन है ये दिया गया है। इस मॉक टेस्ट के अंतर्गत मूल विधि संविधान के टॉपिक का प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप इसमें कई प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, आप इस प्रैक्टिस सेट को डेली करते रहेंगे तो आपका जो है एग्जाम में मूल विधि और संविधान बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। बताइए, दहेज हत्या भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत है? बताइएगा, दहेज हत्या भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत है? सब अपना अपना आंसर दीजिएगा जी। देखिएगा, आप सब अपना अपना आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, हम बताते हैं फिर। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ख दहेज हत्या को दंडनीय बनाया गया है। इसमें न्यूनतम दंड का जो बताया गया है वो 7 वर्ष तथा अधिकतम आजीवन कारावास। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूचना के अधिकार से संबंधित विधेयक सर्वप्रथम किस देश द्वारा निर्मित किया गया? बताइए, सूचना के अधिकार से संबंधित विधेयक सर्वप्रथम किस देश द्वारा निर्मित किया गया? जी, सब अपना अपना आंसर दीजिए जी। जी देखिए, ये सूचना का अधिकार जो है ये सर्वप्रथम स्वीडन द्वारा, ठीक है, स्वीडन द्वारा। स्वीडन जो है विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने सूचना के अधिकार को सर्वप्रथम, ठीक है, अपनाया है। इसके आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। आइए, पर्यावरण संरक्षण संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान में किस वर्ष शामिल है? बताइएगा सब अपना आंसर इसमें जी। बताइएगा, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में, ठीक है, 1976 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? बताइए, प्रत्येक वर्ष मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? जिसका आंसर होगा आपका ए 10 दिसंबर। ठीक है, इसका आंसर आपका होगा ए 10 दिसंबर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की अनुसूची किस धारा में वर्णित है? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की अनुसूची की किस धारा में वर्णित है? बताइएगा, आप सबने धारा में ये सब पढ़े होंगे, ये सब प्रमुख अनुच्छेद हैं, मतलब कि प्रमुख धाराएं हैं, तो इन सब के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। आप सब ये यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें मूल विधि और संविधान का बहुत अच्छा वेटेज है। हाँ ठीक, यह है ऑप्शन ए। इसका ऑप्शन क्या सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए, धारा 22। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु होने पर दंड किस धारा में दिया गया है? ठीक है, मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु होने पर दंड किस धारा में दिया गया है? इसका आंसर दीजिएगा आप सब जी। मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु होने पर दंड किस धारा में दिया गया है? किस धारा के अंतर्गत दंड दिया गया है? बताइएगा सब। यह धारा 100 धारा है 140। ठीक, 140। इसके अंतर्गत क्या बताया गया था? इसके अंतर्गत क्या है? प्रतिकर की निश्चित राशि, मृत्यु की दशा में 50,000 तथा अस्थायी निःशक्तता की दशा में 25,000 रुपए। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अग्रिम जमानत का उद्देश्य क्या है? दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अग्रिम जमानत का उद्देश्य
क्या है? अभियुक्त की गिरफ्तारी करना, अभियुक्त को सजा देना, अभियुक्त के खिलाफ साक्ष्य एकत्र करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइएगा जी। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अग्रिम जमानत का उद्देश्य क्या है? अग्रिम जमानत का उद्देश्य जी अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य एकत्र करना, यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? सी। ठीक, अभियुक्त के खिलाफ साक्ष्य एकत्र करना। चलिए अगला देखिएगा, आयकर है। आयकर क्या है? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, सेवा कर, निगम कर। बताइएगा आयकर किससे संबंधित है? आयकर कैसा कर है जी? आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। अगला, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम में नवीनतम संशोधन है। कौन सा संशोधन हुआ था इसमें? बताइएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना लग रहा है। चलिए जी बताइएगा जी। जी ये संशोधन अधिनियम 2015, इसका ऑप्शन ए होगा सही। ठीक है, इसका ऑप्शन ए। चलिए अगली, जनहित याचिका का उद्भव किस देश में हुआ? जनहित याचिका का उद्भव किस देश में हुआ है? बताइएगा, जनहित याचिका का उद्भव किस देश में हुआ? जनहित याचिका, ठीक जी, ये हुआ है ऑप्शन बी, अमेरिका। ठीक है, चलिए इसके आगे और देखते हैं। राज्य विधि आयोग के सदस्य अपना न्यायिक क्षेत्र कहाँ तक प्रयोग कर सकते हैं? राज्य विधि आयोग के सदस्य अपना न्यायिक क्षेत्र कहाँ तक प्रयोग कर सकते हैं? जी बताइएगा इसका आंसर। राज्य विधि आयोग के सदस्य अपना न्यायिक क्षेत्र कहाँ तक प्रयोग कर सकते हैं? जी जी, इसका जो है आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बताइएगा कौन सा सही होगा ऑप्शन? जी, लखनऊ और इलाहाबाद दोनों जगह। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही होगा। इसका ऑप्शन डी होगा सही। चलिए इसके आगे, साइबर अपराध किसके विरुद्ध किया जाता है? साइबर अपराध किसके विरुद्ध किया जाता है? जी बताइए, इसके बारे में तो आप सबको पता ही होगा जी। जी बताइए, सब अपना आंसर दीजिए जी। ये साइबर अपराध जो है, ये कंप्यूटर संचार उपकरण और मानव दोनों के विरुद्ध किया जाता है। ठीक, तो ऑप्शन सी। ठीक, चलिए इसके आगे देखें। लोक सेवक पर झूठा आरोप लगाने पर दंड किस धारा के अंतर्गत है? लोक सेवक पर झूठा आरोप लगाने पर दंड किस धारा के अंतर्गत है? इसका आंसर दीजिएगा जी। लोक सेवक पर झूठा आरोप लगाने पे दंड किस धारा के अंतर्गत होता है? जी, ये आपका धारा होगा, धारा 223। क्या होगा? धारा 223। इसके अंतर्गत 2 वर्ष तक का सादा कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकता है। ठीक, चलिए इसके आगे देखते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब हुई? ये हुई थी, कब हुई थी जी? 8 अक्टूबर 2010 में। ठीक है, ये हुई थी 8 अक्टूबर 2010 में। अगला क्वेश्चन देखें। मोटर वाहन अधिनियम 1988 में पंजीकरण रद्द करने का प्रावधान किस धारा में है? मोटर वाहन अधिनियम 1988 में पंजीकरण रद्द करने का प्रावधान किस धारा में है? जी, इसके बारे में बताइएगा जी। सब अपना आंसर दीजिए जल्दी जल्दी, हम बताते हैं। इसका धारा 55 कौन सी धारा के अंतर्गत है? तो ये है धारा 55 के अंतर्गत। ठीक है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? ये बताइएगा, संविधान का प्रश्न है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है जी? हाँ, इसका आंसर होगा आपका
ए, सॉरी, आंसर होगा आपका बी, एक बार। ठीक है, प्रस्तावना में अभी तक संशोधन एक बार हुआ है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जा सकता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है? जी सब आंसर दीजिए अपना। जी, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है, ये बताइए। जी, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक, और ये होगा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। चलिए आगे देखते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जी, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? सही होगा ऑप्शन ए, जीवी मावलंकर। ठीक है, आगे देखिए। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, बताइए। तो बताइएगा आप सब। देखिए पहले जो है लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते थे, जो अब हटा दिया गया है। तो पहले 552 अधिकतम संख्या होती थी, अब इस समय है 550। ठीक, तो आपका आंसर होगा सही सी, 550। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नागरिकों के लिए मत देने की न्यूनतम आयु क्या है? भारतीय नागरिकों के लिए मत देने की न्यूनतम आयु, ये सभी को पता होगा जी, 18 वर्ष। ठीक, ऑप्शन बी, 18 वर्ष। चलिए अगला देखते हैं। वाहन के पीछे आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? वाहन के पीछे आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? जी बताइएगा आप सब। जो साइड मिरर होते हैं उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है? जी सब अपने आंसर दीजिए। जी इसका होगा आंसर आपका जी सी, उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण पे जो है वो वस्तुएं छोटी और दूर दिखाई देंगी। ठीक है, वो ज्यादा एरिया को कवर करता है पीछे के, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा भाग को देख सकें। ठीक है, चलिए और आगे देखें। ध्वनि ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? इसका आंसर दीजिएगा। जी, ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो इसका जो है आंसर होगा ए, डेसिबल से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला। समान परमाणु संख्या वाले न्यूक्लाइड्स को क्या कहते हैं? समान परमाणु संख्या वाले न्यूक्लाइड्स को क्या कहते हैं? जी ये होगा ऑप्शन, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, समस्थानिक। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? जी बताइएगा। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? जी वो है रिकेटस। ठीक है, चलिए अगला।